मेरा नाम दिशा है और मैं एक लेडी पुलिस हूँ। क्या आपको पता है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी दाई की गोद में बैठने से गर्भवती औरत के पेट में पल रहा बच्चा अगर लड़की है तो लड़का बन जाता है। जी हाँ, ये वाकया कासगंज के एक गांव का है, जहां दाई की गोद में 5 मिनट बैठने से लड़की लड़के में कैसे बदल जाती है। जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कासगंज के इस गांव का सच्चा वाकया है। मेरा नाम दिशा सिंह है। मेरा ताल्लुक एक गांव से है। मेरे पिता ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी, जबकि मेरी माँ एक दाई थी। वो पूरे गांव की औरतों के बच्चे जन्म देती थी और बदले में कभी किसी के घर से आटा मिल जाता, तो कभी किसी के घर से चावल, तो किसी के घर से पैसे। ऐसे ही माता पिता दोनों मिलकर कमा रहे थे और घर का अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। हम 3 बहनें और 2 भाई थे और गांव के ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाते थे। हमारे हालात शायद सारी जिंदगी ऐसे ही रहते अगर पिताजी को उनके दादा की तरफ से ज़मीनों का हिस्सा ना मिल जाता। दादा की तरफ से अच्छी खासी ज़मीन हमें मिल गई थी। पिताजी और भाई का इरादा था इस ज़मीन में फसल उगाई जाए और इसको खेत का रूप दे दिया जाए, मगर मेरी माँ का कहना था कि ज़मीन को बेचकर शहर में जाकर कोई कारोबार किया जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई जाए। माँ को बड़ा शौक था कि हम में से कोई डॉक्टर बने। कहती थी कि मेरे पास अपनी बेटियों को देने के लिए बस ये दाई वाला हुनर ही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अभी दाई बने। माँ की दिली ख्वाहिश पर हम लोग सब कुछ बेचकर शहर आ गए। यहाँ पिताजी ने एक बड़ा जनरल स्टोर खोल लिया था और भैया स्कूल से आने के बाद उनके साथ स्टोर पर बैठ जाते। भगवान ने हमारे काम में बहुत ही तरक्की दी और हमारे हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। घर में सारी खुशियाँ वापस आने लगी और घर खर्च में भी हर चीज़ की सुविधा मौजूद होने लगी। मुझे तो पुलिस में जाने का बहुत ही शौक था। मैंने सोचा कि बाकी 2 बहनों में से कोई भी बहन माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हो सकती है, डॉक्टर बन जाए। इसीलिए मैंने अपना पूरा ध्यान पुलिस की नौकरी हासिल करने की तरफ लगाया हुआ था। इसीलिए रोज़ सुबह मैं और मेरी माँ सैर करने के लिए चले जाते थे। माँ वहाँ एक जगह बैठ जाती और मैं दौड़ लगाने की प्रैक्टिस करती रहती। एक दिन हम लोग अभी पार्क पहुँचे ही थे कि एक जगह औरतों का ग्रुप देखा। हम आगे गए तो मालूम हुआ एक गर्भवती औरत अपनी सास के साथ सैर के लिए आई हुई थी। एकदम से उसकी तबीयत खराब हो गई और वो दर्द से चिल्लाने लगी। शायद उसके बच्चे का जन्म का वक्त आ चुका था। माँ एक तजुर्बेकार दाई थी। माँ ने फौरन ही भांप लिया कि उस लड़की को अस्पताल ले जाने का वक्त नहीं है। माँ ने उसी वक्त मुझे घर की तरफ दौड़ाया कि जाओ मेरा बैग उठाकर लाओ। हमारा घर उस पार्क से करीब ही था, तो मैं दौड़कर घर को गई और 5 मिनट में ही माँ का बैग उठाकर ले आई। माँ ने 1-2 औरतों से चादर लेकर पर्दा किया और उस लड़की की डिलीवरी करने लगी। उसकी सास बेचारी बहुत ही बदहवास हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस औरत को क्या तसल्ली दूं, मगर उसका हाथ पकड़कर सहलाती रही और कहती रही, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी माँ गांव की मशहूर दाई है और देखना, अभी थोड़ी देर में ही आपका पोता होगा। सब औरतें वहीं बैठी रहीं और कुछ देर बाद माँ ने उस औरत को उसका पोता गोद में दिया तो उसने खुशी के मारे माँ को गले लगा लिया और कहने लगी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहू की नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, वो भी यहाँ इस पार्क में। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। मैं तो इस पार्क में ऐसे ही सैर के लिए आई थी और अपनी बहू को भी साथ लाई थी कि चलो बाहर चलने से तुम्हें कुछ सुकून मिलेगा। बाहर की हवा खाओगी तो बच्चे की सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है। मगर यहाँ तो बहू को दर्द ही शुरू हो गए। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन आपने तो मेरी सारी परेशानियों को दूर ही कर दिया। डॉक्टर ने तो मेरी बहू का ऑपरेशन ही बताया था और हम लोग बहू को दूसरे शहर बड़े डॉक्टर के पास डिलीवरी करवाने के लिए ले जाने वाले थे। उस औरत ने हमसे हमारा पता लिया और अपने ड्राइवर को बुलाकर अपनी बहू और पोते समेत वहां से चली गई। 1 हफ्ते बाद वही औरत अपनी बेटी के साथ हमारे घर आई और उसके साथ काफ़ी मिठाइयाँ और फल आदि लेकर आई थी। वो माँ का शुक्रिया अदा करने आई थी और साथ ही मेरा रिश्ता भी अपने बेटे के लिए लेकर आई थी। उसका बेटा पुलिस अफसर था और ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी कि अगर मेरी इस लड़के के साथ शादी हो जाएगी तो मैं भी पुलिस में आसानी से भर्ती हो जाऊंगी। मैंने माँ को इशारा किया कि जल्दी से हाँ कर दो।
माँ ने कुछ दिन सोचने के लिए मांगे और फिर हाँ कर दी। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी एक पुलिस इंस्पेक्टर से हो गई थी और मैं शादी करके दूसरे शहर चली गई। मेरी माँ का बड़ा इरादा था कि वो मुझे डॉक्टर बनाए, मगर मैं भी क्या करती, अपने दिल के हाथों मजबूर थी। मैंने दूसरे शहर आकर कुछ ही दिनों में पुलिस की फील्ड ज्वाइन कर ली। यहाँ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। मैं और मेरे पति दोनों ही खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर अचानक कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरी बहनें डॉक्टर बन रही हैं। डॉक्टर बनना कौन सा आसान काम है। माँ ने अपना शहर में लिया हुआ घर बेच दिया और खुद किराए पर आ गईं ताकि बेटियां डॉक्टर बन सकें। मेरे भाइयों और पिता ने घर बेचने पर बहुत ऐतराज़ किया था। वो तो घर बेचने को राजी ही नहीं थे, लेकिन माँ के सर पर ही पता नहीं कौन सा भूत सवार था कि किसी की कोई बात नहीं सुनती और बहुत ही महंगे कॉलेज में दोनों का दाखिला करा दिया। मैंने भी माँ को बहुत मना किया कि अपनी हैसियत से ज़्यादा चादर में पैर मत फैलाओ, मगर मैं फ़ोन पर सिर्फ समझा ही सकती थी। माँ नहीं मानी तो मैं भी अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हो गई। मैं भी अपने रोज़मर्रा के कामों में बहुत ही व्यस्त रहने लगी। मैं कभी कभार माँ से जाकर मिल लेती थी। पहले नौकरी और फिर लगातार 2 बेटियों की वजह से घर से निकलना बहुत ही कम हो गया था। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी और नौकरी की वजह से बहुत ही खुश थी, मगर अब मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी सास मुझसे कुछ खास खुश नहीं रहती। उन्हें पोते की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, मगर मेरी तो दोनों बेटियां ही थीं। मेरे पति को बेटियों के होने से कोई भी मसला नहीं था, मगर मेरी सास जाने क्यों अब मेरे पीछे पड़ गई थी कि अब की बार मुझे पोता ही चाहिए। उनकी बातें सुनकर मैं भी दिमागी परेशानी से जूझ रही थी। मेरी नौकरानी एक दिन मुझसे कहने लगी, मैडम जी, मैं जानती हूँ आप अपनी सास की वजह से बहुत परेशान रहने लगी हैं, मगर मेरे पास एक हल है। मैंने चौंक कर पूछा, कैसा हल है तुम्हारे पास? वो कहने लगी, मैडम जी, कासगंज के पास ही एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक दाई रहती है। उसकी गोद में अगर गर्भवती औरत 5 मिनट बैठ जाए तो उसके दिल की हर तमन्ना पूरी हो जाती है। उसके यहाँ पर हर हाल में ही बेटा पैदा हो जाता है। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और अपने ही गांव का नाम सुनकर चौंक भी गई थी। ये तो मेरे गांव का नाम था। वहाँ ऐसी कौन सी दाई आ गई जो बेटे बांटने लगी थी। मैंने अपनी नौकरानी की बात को इतना सीरियस नहीं लिया और कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, क्योंकि वहाँ तो अब कोई दाई नहीं रहती। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। लगभग 3 साल पहले मेरा गांव जाना हुआ था, मगर तब तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी जो मेरे सामने आई हो। मैंने तो इस बारे में कभी कुछ नहीं सुना। वहाँ किसी दाई का जिक्र तक मैंने कभी नहीं सुना। तो फिर ये दाई कहाँ से आ गई? बल्कि गाँव की औरतें अब शहर में अस्पताल का रुख करने लगी थीं। वहीं से अपना चेकअप करवाती हैं और डिलीवरी भी अस्पताल से ही करवाती है। मैंने नौकरानी को कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी ही हो रही है, जाओ जाकर अपना काम करो, ऐसी फिजूल बातें अपने दिमाग में मत लाया करो। उस गांव में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, किसी और गांव का वाकया होगा। नौकरानी कहने लगी, लेकिन मैडम जी, मुझे तो पूरा यकीन है, क्योंकि मेरी बहन को भी उसका पति रोज बेटियों के ताने देता था। उसकी 4 बेटियां थीं और उसके पति ने कहा था कि अब की बार अगर तुमने बेटा पैदा नहीं किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। डॉक्टरों ने तो अल्ट्रासाउंड करके साफ बता दिया था कि इस बार भी बेटी है, मगर फिर किसी ने उस दाई के बारे में बताया। मैं अपनी बहन के साथ खुद उस गांव में गई थी। वहाँ एक दाई थी, बड़ी ही कोई नेक दाई थी, अच्छी इंसान लग रही थी। मेरी बहन को कहने लगी कि मेरी झोली में बैठ जाओ, तुम्हारे पेट में मौजूद लड़की लड़के में बदल जाएगी। मेरी बहन उस दाई की गोद में 5 मिनट तक बैठी रही और सच में ऐसा ही हुआ। जब उसकी डिलीवरी हुई तो उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। ये सारी बातें मेरी सास भी सुन रही थी। कहने लगी, हम भी वहाँ जाएंगे, तुम इस बार गर्भवती हो जाओ तो हम भी ज़रूर जाएंगे। मुझे अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए पोता ही चाहिए। मैं सर पकड़कर बैठ गई। ये क्या नई कहानी निकल कर आई है जो इस नौकरानी ने मेरी सास के कानों में भी डाल दी। मैंने अपनी नौकरानी को गुस्से से देखा कि इतनी ऊंची आवाज़ में बताने की क्या ज़रूरत थी। मेरी सास ऐसी बातों पर बहुत यकीन रखती थी, मगर मैं एक पुलिस वाली थी, इसीलिए जब तक मैं अपनी आंखों से सब कुछ नहीं देख लेती मुझे यकीन नहीं आता। इसीलिए मैंने सास को तसल्ली देते हुए कह दिया कि ठीक है, इस बार मेरा गर्भ ठहर जाए तो जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही कर लूँगी।
मैंने रात को अपने पति से सारी बात की तो वो कहने लगे, मुझे भी ऐसी पंडित बाबाओं की बातों पर यकीन नहीं है, मगर होने को तो दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो नामुमकिन लगता है। तुम माँ की ख्वाहिश पर वैसा ही कर लेना जैसा वो चाहेंगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। कोई और गांव होता तो शायद ये बात मेरे दिमाग से निकल जाती, मगर नौकरानी ने मेरे गांव का ही नाम लिया था और मेरा चौंक जाना तो बनता था। मैंने अगले दिन ही माँ को फ़ोन किया और पूछा कि माँ, मैंने सुना है हमारे गांव में कोई नई दाई आई है, क्या ये सच है? माँ कहने लगी, बेटा तुझे मालूम है कि अब गांव जाना बहुत कम हो गया है। मैं किसी से पता करवाकर तुझे इस बारे में बताऊंगी। 2 दिनों बाद माँ का फ़ोन आया। वो कहने लगी, बेटा मैंने पता करवा लिया है, मगर वहाँ तो कोई दाई नहीं है। सारी औरतें अब शहर में ही जाती हैं। मैंने सुनकर सुकून की सांस ली कि शुक्र है ये किस्सा मेरे गांव का नहीं है। मेरी सास इंतज़ार कर रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें बता दिया था कि मैंने मालूम करवाया है। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ ही साल सुकून से गुजर रहे थे कि मेरी इस सुकून भरी जिंदगी में फिर से हलचल मचने वाली थी। मेरी नौकरानी एक दिन आई तो वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा तो कहने लगी, मैडम जी, मेरी सास ने कहा है कि इस बार अगर उसे पोता नहीं दिया तो वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगी। मैंने मजाक करते हुए कहा, लो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? वो तुम्हारी गांव में रहने वाली दाई है ना, जो 5 मिनट में ही लड़की को लड़के में बदल देती है। तुम भी उसकी गोद में जाकर 5 मिनट के लिए बैठ जाना और तुम्हारी सारी परेशानी हल हो जाएंगी। मैंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि मैं जानती थी कि वहाँ ऐसी कोई दाई है ही नहीं। पता नहीं उसने मेरी बात को मजाक में ले लिया या संजीदगी से, मगर अगले दिन से वो काम पर नहीं आई। उसने अपनी जगह किसी और को काम पर भेज दिया था। दूसरी नौकरानी से मैंने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों काम पर आई हो, वो क्यों नहीं आई? उसने बताया कि वो कासगंज के ही एक गांव गई है। मैंने सोचा अच्छा है, वो जाकर वहां देखे तो आखिर, फिर उसे सब कुछ समझ आएगा और कौन उसकी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करेगा। इतनी दूर जाकर अब खुद ही बेवकूफ़ बनकर वापस लौट आएगी तो उसे समझ आएगा। ऐसी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर लेते। जब वो 1 हफ्ते बाद वापस आई तो बहुत ही खुश थी और मुझसे कहने लगी, मैडम मैं उस गांव में गई थी। मैंने हंसते हुए पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ? वो दाई तुम्हें मिली या नहीं? मुझे उम्मीद थी कि वो मायूस सी होकर इनकार ज़रूर करेगी, मगर मेरे होश उड़ गए थे जब उसने बड़े ही मज़े से कहा, जी मैडम जी, वो दाई भी मिली और मैं उसकी गोद में भी 5 मिनट बैठकर आई हूँ। अब मुझे पक्का यकीन है कि मेरा बेटा ही होगा। मैंने बेयकीनी से ये सुना और फिर कुछ सोचकर कहा, क्या पता पहले भी तुम्हारे घर बेटा ही पैदा होना हो। वो कहने लगी, मैडम जी देखिए, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके बताया था कि मेरे यहाँ बेटी पैदा होगी और मुझे यकीन था कि आप हरगिज़ ये बात नहीं मानोगी। मैं गांव में गई थी, इसलिए मैंने अपने फ़ोन में गांव की कुछ तस्वीरें भी बनाई हैं। उसने अपना टूटी स्क्रीन वाला फ़ोन मेरे सामने किया तो मैं दंग रह गई। वो किस्सा तो मेरे ही गांव का था। मैंने नौकरानी से कहा, अगर गांव गई ही थी तो उस दाई की भी तस्वीर खींच लाती, मैं भी देख लेती आखिर ऐसी कौन सी दाई है। वो कहने लगी, मैडम जी मैंने तो कहा था उस दाई से कि फ़ोटो खिंचवा लो, मैं जाकर अपनी मालकिन को दिखाऊंगी, मगर उसने मना कर दिया कि वो तस्वीर नहीं खिंचवाती। नौकरानी को भेजकर मैंने माँ को फ़ोन किया और माँ से कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वहाँ ऐसी कोई दाई नहीं है? माँ मुझसे कहने लगी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुझसे, मुझे जो पता चला वो मैंने तुझे बता दिया। एक जानने वाली से पूछा था इस बारे में, उसी ने ही मुझे बता दिया कि मेरे जाने के बाद वहाँ कोई दाई अब नहीं है। मैंने तो तुझे वही बताया। मैंने कहा, माँ तुम्हें वहाँ खुद जाकर देखना चाहिए था। एक छोटा सा काम कहा था, वो भी तुमसे नहीं हो सका। माँ गुस्से से कहने लगी, मैं कोई पुलिस वाली नहीं हूँ, तेरी तरह नहीं हूँ जो जाकर हर तरफ तफ्तीश करती रहूँ। खुद आ जाती और जाकर पूछ लेती। तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि मेरे जोड़ों में कितना दर्द रहता है। मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, फिर भी कह रही हो कि मुझे खुद वहाँ जाना चाहिए था। माँ ने मुझे अच्छी खासी बातें सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया। मुझे अफसोस हुआ कि मुझे माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी।
मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं तो माँ को बाद में मना लूंगी और सॉरी भी कह दूंगी। इसी दाई वाले मामले ने मेरा चैन सुकून बर्बाद कर दिया था। सास मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि हम भी वहाँ जाएंगे। अब मुझे बस उस दाई को झूठा साबित करने के लिए बस अपनी नौकरानी के बच्चे का इंतजार था। जब अल्ट्रासाउंड में आ गया था कि उसके यहाँ तो बेटी है, फिर भला वो दाई की गोद में 5 या 10 मिनट भी बैठ जाती, उसके यहाँ लड़की ही पैदा होती। मगर अस्पताल में जब डॉक्टर ने बताया कि हमारी नौकरानी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो मेरे कदमों तले ज़मीन ही निकल गई। ये कैसे हो सकता था? मेरी सास को पता चला तो वो कहने लगी, मुझे तो पहले ही पता था कि इस दाई की गोद बहुत ही निराली है, हम भी वहाँ ज़रूर जाएंगे। मेरे कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी सास ने मेरा और अपना सामान बांधा और गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। पहले मैं माँ के यहाँ अपने मायके आई। मैं शायद 3 साल बाद यहाँ आ रही थी। इन दिनों घर के हालात बहुत ही बदल चुके थे। मैंने सुना था, मगर अब तो अपनी आंखों से देखा कि सच में बहुत ही ज़्यादा घर में खुशहाली आ गई थी। नया घर और नया फर्नीचर और हर चीज़ बहुत ही महंगी थी। मेरी सास भी बहुत खुश हुई। मेरी माँ कहने लगी कि मेरी दोनों छोटी बेटियाँ डॉक्टर बन गई हैं और बेटों ने अपने अपने स्टोर खोल लिए हैं। मेरी माँ को मेरे आने का पहले ही मालूम हो गया था कि मैं किस लिए वहाँ पर आई हूँ। इसलिए वो मुझसे कहने लगी कि 2-4 दिन पहले आराम कर लो, फिर चली जाना अपनी सास के साथ गांव डॉक्टर के पास। मेरे तो जोड़ों में दर्द है। गांव की टूटी फूटी सड़कों का मैं सफ़र नहीं कर सकती। 1-2 दिन आराम करने के बाद मैं अपनी सास के साथ गांव आ गई। मेरी सास बहुत खुश हो रही थी कि अब तो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो जाएगी। हम 2 घंटे का सफ़र करने के बाद गांव पहुँचे। सुना था गांव के शुरू में ही एक झोपड़ी है जहां वो बैठती है। हम अंदर गए तो एक औरत ने सर पर हरे रंग का मफलर लपेटा हुआ था। मुझे वो देखने से कहीं से भी दाई नहीं लग रही थी। मेरे अंदर की पुलिस वाली जाग गई थी। मैंने उसे जाकर कहा, मैं बेटे के लिए आई हूँ। तो वो कहने लगी, मैडम जी, जाकर किसी भी अस्पताल से अल्ट्रासाउंड करवा कर लाओ। अगर तो इस रिपोर्ट में लड़की हुई तो चली आना, वरना अगर लड़का हुआ तो घर वापस लौट जाना। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो कि तुम्हारा लड़का हो और तुम हमारी गोद में बैठो तो सारे तंत्र मंत्र उल्टे न पड़ जाएं और तुम्हारा लड़का लड़की में बदल जाए। इसीलिए जाओ, पहले अल्ट्रासाउंड करवा कर लेकर आओ। उसके बात करने के अंदाज से मेरी सास तो बहुत खुश हुई। कहने लगी, देखो कितनी अच्छी दाई है, पैसे भी नहीं लिए और अल्ट्रासाउंड का कितना अच्छा मशवरा दिया है। मैंने भी सोचा, हाँ ये भी ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। मैंने घर जाकर माँ और बहनों को सारी बात बताई तो बहनें कहने लगी, अरे दीदी, तुम कल अपनी सास के साथ मेरे क्लिनिक आ जाना, मैं तुम्हारा अल्ट्रासाउंड कर दूंगी। अगले दिन जब टेस्ट हुआ और उसकी रिपोर्ट आई तो मेरी बहन ने उदासी से बताया कि दीदी, तुम्हारे यहाँ फिर से लड़की है। ये खबर सुनकर मेरी सास का मूड खराब हो गया था, मगर फिर कहने लगी कि चलो कोई बात नहीं, वो दाई है ना, हम आज ही दोबारा उसके पास जाएंगे। बहन के क्लिनिक से निकलकर हम सीधा गांव उस दाई के पास आ गए थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं इस दाई की गोद में बैठी और 5 मिनट बाद उठ गई। उस दाई ने पैसे नहीं लिए, मगर मेरी सास ने जबरदस्ती काफी सारे नोट उसकी झोली में रख दिए। मेरा इरादा भी एक दिन और रहने का था, मगर सास ने जल्दी मचाई हुई थी। मैं रात को माँ को बताने उनके कमरे में गई तो कमरे से माँ की परेशान आवाज़ सुनाई दी, फिक्र नहीं करो तुम दोनों बहनों, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कमरे में जाकर पूछा, क्या बात है, किस बारे में बात चल रही है, कोई परेशानी वाली बात है क्या? माँ मुझे यूँ अचानक देखकर घबरा गई। फिर गहरी सांस भरकर कहने लगी, तुम्हारी सास के बारे में तुम्हारी बहनें परेशान हो रही थीं कि सुबह उसका रवैया तुमसे ठीक नहीं था, तो मैं उन्हें कह रही थी कि अब जब तुम्हें बेटा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें बताकर कि मैं सुबह जा रही हूँ अपने कमरे में आ गई थी। सारी रात मैं सोचती रही कि मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में तो लिखा है कि मैं एक लड़की को जन्म दूंगी, मगर क्या इस दाई की गोद में बैठने से सच में ही मेरे घर बेटा पैदा हो जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता था? बच्चे का लिंग कैसे बदल सकता था? कुछ तो ऐसा था जो फिलहाल मेरी समझ में नहीं आ रहा था।
कुछ ऐसा जो मेरी नज़रों से ओझल था। खैर, मैंने सोचा अब सच और झूठ का तभी पता चलेगा जब मेरी डिलीवरी होगी, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगले ही दिन हमारे जाने का वक्त आ गया था। जाने से पहले ही मैंने सोचा अपनी एक दोस्त से मिलती जाऊं, इसी शहर की रहने वाली थी। पुलिस की ट्रेनिंग हम दोनों ने एक साथ ही पास की थी और फिर वो अपने शहर यहाँ आ गई और मैं अपने ससुराल चली गई। मैं जब उससे मिलने गई तो वो एक केस को हैंडल कर रही थी। मेरे पूछने पर बताने लगी कि कासगंज गांव के पास ही एक छोटा सा गांव है, वहाँ एक अजीबोगरीब वाकयात सुनने को मिल रहे हैं। सुनकर यकीन नहीं आता मगर मानना पड़ता है, मगर कैसे ये किसी को नहीं पता और हमें भी बावजूद कोशिशों के कोई सबूत नहीं मिल पाया। मैंने अपनी नई साथियों को भेजा कि देखो वो कौन है, मगर उस दाई ने हमेशा घूंघट ओढ़ा होता है और शक्ल तो दूर की बात, किसी को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। गांव की औरतों से पूछा मगर किसी को कुछ मालूम नहीं। मेरी टीम भी दोबारा नाकाम होकर वापस आ गई। मैं उसकी बातें सुनकर चौंक गई। मतलब वो भी मेरी तरह ही सोच रही थी, उसे भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। एक बात मेरे दिमाग में उलझन का मकसद बन रही थी, वो ये थी कि मैं जब उस दाई से मिली तो उसका चेहरा खुला हुआ था, उसने घूंघट तो नहीं किया था। अचानक एक ख्याल मेरे दिमाग में आया, वो असली दाई थी भी या दाई के भेष में कोई औरत मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। और जब तक मैं सच नहीं जान लेती मुझे चैन नहीं मिलना था। ये औरत जो कोई भी थी, उसकी असलियत जानने का वक्त आ गया था। लेकिन मसला ये था कि मैं वापस आ रही थी और ये मेरा इलाका भी नहीं था। मैंने अपने दोस्त के साथ उस केस को खूब अच्छी तरह डिस्कस किया और उससे कहा कि जल्दी इस केस को हल करे, क्योंकि इस सब में मेरे गांव का नाम बदनाम हो रहा था और ये मुझे किसी तौर पर भी मंजूर नहीं था। मैं अपनी सास के साथ वापस अपने शहर आ गई। प्लानिंग के मुताबिक मैंने 4 दिन बाद अपनी सास को कहा कि मुझे एक केस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, आप बच्चियों का ध्यान रखिएगा। मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर उस दाई वाले मामले को संभालना चाहती थी, इसीलिए किसी को भी बिना बताए चोरी चुप के अपने शहर आ गई। मैंने अपनी माँ और बहनों को भी इस बारे में नहीं बताया था कि मैं दोबारा आई हूँ। अगले दिन मैंने और मेरी दोस्त ने बुर्का पहन लिया और अपना हुलिया बदलकर हम गांव की तरफ रवाना हो गए। मेरी दोस्त मेरी सास बनी हुई थी, हमने नकाब किया था, इसलिए ये डर नहीं था कि कोई हमें पहचान लेगा। जब हम अंदर गए तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि जो औरत उस वक्त मुझे दाई बनकर मिली थी, वो इस वक्त एक औरत को असली वाली दाई के पास भेज रही थी। उस घूंघट वाली दाई को देखकर मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। उसकी आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही थी, मगर ध्यान से सुनने के बावजूद याद नहीं आ रहा था कि कहाँ सुनी है ये आवाज़ मैंने अपनी दोस्त को सलाह दी कि इस दाई का पीछा करके मालूम करना होगा। मैं अपने शक की तस्दीक करना चाहती थी। इस दाई ने शाम के 4 बजे कमरा बंद किया और उसी वक्त एक गाड़ी उसे लेने आ गई। गाड़ी देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी दोस्त कहने लगी, देखा, मैंने कहा था ना कि ये दाई फ्रॉड करती है। इतनी शानदार गाड़ी एक आम आदमी खरीदने का सोच भी नहीं सकता। मेरे हवास सुनकर खो चुके थे और मुझे अपनी तबीयत ही खराब होती हुई महसूस हो रही थी। मुझे चक्कर से आ रहे थे तो मेरी दोस्त जल्दी से मुझे अस्पताल ले आई। वहाँ अचानक ही मुझे ख्याल आया तो मैंने पूछा, डॉक्टर, मेरे बच्चे का लिंग क्या है, लड़का है या लड़की? वो कहने लगी कि लड़का है। मैं तो ये सुनकर बहुत ही उलझन का शिकार हो गई। पता नहीं अब पहले से लड़का था या वाकई गोद में बैठने से लिंग बदल गया था। डॉक्टर ने मेरे पूछने पर कहा, अगर तुम 1 महीने पहले भी अल्ट्रासाउंड करवाती तो मैं यही कहती कि लड़का है, क्योंकि बच्चे का लिंग इतने महीनों तक आ चुका होता है। मेरी दोस्त ने मुझे यूं परेशान देखा तो कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैं खुद उस केस को देख लूंगी। तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम रेस्ट करो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने उससे कहा, मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने भाई को बुलवाकर अपने घर जा रही हूँ। वो बेचारी हैरान परेशान होती चली गई। उसे मेरे अजीबोगरीब रवैये की समझ नहीं आ रही थी। मैं अब उसे क्या बताती कि मुझे क्या पता चल चुका है कि वो दाई कौन है। वो दाई जिसको आज घूंघट में हमने देखा था कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ थी।
मुझे उसकी आवाज़ से शक तो हो गया था, मगर मैं पूरा यकीन नहीं कर सकती थी। मगर जब मैंने उस गाड़ी को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर पर आसमान फट गया हो। वो गाड़ी मेरे भाई की थी, वही माँ को लेने आया हुआ था। ये सब जानकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरी माँ क्या कर रही है, बल्कि मेरी बहनों ने भी मुझसे झूठ बोला कि रिपोर्ट में बेटी है। जाने इन सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा क्यों दिया था। मैंने टैक्सी बुलवाई और माँ के घर की तरफ मोड़ ली। अब सारे सवालों के जवाब वहीं से मिल सकते थे कि ये सारा क्या चक्कर है और क्यों ये खेल खेला जा रहा है। मैं घर गई तो सभी मुझे देखकर दंग रह गए। उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं 2-4 दिनों बाद ही वापस आ जाऊंगी। मेरी बहन परेशान होकर आगे बढ़ी और कहने लगी, दीदी क्या बात है, तुम रात के इस वक्त यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने अपनी बहन के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, ठीक तो कुछ भी नहीं है। तुम लोग मुझे अब बताओगे कि ये सारा ड्रामा क्या है? सब हक्के बक्के रह गए। वो चीख कर बोली, मुझे क्यों मारा आपने? मैंने अपनी अभी वाली रिपोर्ट उसके आगे की और कहा, ये है मेरी असली रिपोर्ट्स, तुमने झूठी रिपोर्ट बनवाई थी क्यों? फिर मैं माँ की तरफ मुड़ी और कहा, माँ तुम दाई का भेष बदलकर लोगों को बेवकूफ बनाती रही हो, क्यों? माँ समेत सबके रंग उड़ गए। मैंने कहा, मुझे सब सच सच सुनना है, वरना मैं पुलिस को अभी कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। माँ चीखते हुए बोली, हमारे पास और कोई चारा नहीं था, तुम तो शादी करके चली गई। तुम्हें क्या मालूम कि हमने कैसा कैसा वक्त काटा है। बेटियों को सब कुछ बेचकर डॉक्टर बना दिया, इस उम्मीद पर कि बच्चियां डॉक्टर बन जाएंगी तो पैसों की रेलपेल हो जाएगी, हमारे दिन संवर जाएंगे। मगर हुआ क्या, लाखों करोड़ों खर्च करके भी मेरी बेटियों को ढंग की नौकरी नहीं मिली। मैंने सोचा था कि लाखों की तनख्वाह मिलेगी, मगर 40-50 हजार से ज्यादा की नौकरी कहीं नहीं मिल रही थी। हमारे घर खाने के लाले पड़े हुए थे। बस फिर सोचा कि दौलत सीधे तरीके से नहीं आ रही तो टेढ़े तरीके से ही हासिल की जाए। इसीलिए तेरे पिताजी का स्टोर बेचा और उसको क्लिनिक बना दिया। मैंने उन दिनों गांव में ये चर्चा फैला दी थी कि मैं ऐसी दाई हूँ जिसकी गोद में बैठने से लड़की लड़का बन जाता है। इसी तरह औरतों की कतारें लग जाती थीं। मैं उनको अल्ट्रासाउंड के लिए अपनी बेटियों के क्लिनिक भेजती थी, जिनका पहले से ही बेटा होता। सिर्फ उन्हें ही कहती कि मेरी गोद में बैठ जाओ, क्योंकि मेरी बेटी उसको झूठ कहती कि तुम्हारे यहाँ लड़की है। वो बेचारी फिर मेरे पास आती। जिनकी रिपोर्ट में बेटी लिखी होती उनको कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। हमारा ये काम बड़ा अच्छा चल रहा था, बड़ा ही मुनाफा हो रहा था। पिछले 3 सालों में करोड़ों रुपए मिले। मैं सभी आने वाली औरतों को डिलीवरी के लिए भी अपने ही क्लिनिक में भेजती थी। मैंने घूंघट डालकर चेहरा छुपाया हुआ था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। तुम्हारे साथ ये नाटक इसीलिए करना पड़ा था कि कहीं तुम्हें किसी किस्म का शक न हो जाए। तुम्हारे अल्ट्रासाउंड में लड़का ही था, मगर जानबूझकर लड़की कहा था ताकि तुम भी मजबूरन दाई के पास जाती। मैंने अपनी जगह किसी और को बैठा दिया। मकसद यही था कि जब तुम्हारा बेटा पैदा होता तो तुम्हें भी यकीन आ जाता और तुम भी इस बात को मान लेती और यहाँ दोबारा इस बात को झूठ साबित करने नहीं आती। हमने जो कुछ भी किया सिर्फ पैसों के लिए किया। मैंने दुख से कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए थी। डॉक्टरी जैसे महान पेशे को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने फ्रॉड किया है और पुलिस जल्द आपको पकड़कर ले जाएगी। ये मैं थी जिसने अपने पुलिस अफसर दोस्त को आपकी सच्चाई नहीं बताई। माँ मेरे कदमों में पड़ गई कि किसी को कुछ मत बताना, मैं अब सब कुछ खत्म कर दूंगी, अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। मेरी बहनें भी रो रो कर गिड़गिड़ाकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने कहा, माफ़ी की सिर्फ एक ही शर्त है, जो पैसा लिया हुआ है गरीब अनाथालय में जमा करवाओ और खुद शुरू से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। अब दोबारा किसी के साथ फ्रॉड या धोखा करने की कोशिश भी की तो मैं खुद सबको गिरफ्तार करूंगी। मेरे घर वालों ने ऐसा ही किया, सारा पैसा गरीबों में बांट दिया और मैं फिर से अपने शहर वापस आ गई। बेटे के लालच में औरतें भी अंधी हो जाती हैं। बेटियां भी तो घर का चिराग होती हैं। बेटे और बेटियों में फर्क ना करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम रिया है। घर में मम्मी से मिलने
उनकी सहेली आई तो घर के रिवाज के अनुसार मेरी बड़ी बहन खुशी खुशी किचन में जल्दी से चाय बनाने के लिए चली गई और दूसरे चूल्हे पर पकौड़ी बनाने लगी। इतनी देर में मेरी दूसरी बहन और नाश्ता तैयार करने लगी। एक ट्रे में सारे बर्तन, नमकीन, बिस्किट वगैरह सेट कर चुकी थी और अगले 15 मिनट बाद खुशी दीदी सजी सजाई ट्रे को लेकर मम्मी के रूम की तरफ जाने लगी थी। तभी रास्ते में उनका पैर अटक गया और वो और ट्रे दोनों गिर गए। अचानक से शोर सुनकर जब मम्मी बाहर निकली तो दीदी को देखकर उनके चेहरे के भाव बदल गए। दीदी डरी सहमी सी मम्मी को देखने लगी। मम्मी के एक इशारे पर दूसरी बहन आगे आई और दीदी को उठाकर ले गई और उन्हें एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी और फिर जल्दी जल्दी से सब कुछ समेटने लगी। ये सब देखकर वो जो सहेली मम्मी से मिलने के लिए आई थी वो जाने लगी और मम्मी से बोली, पूनम कोई बात नहीं, बच्ची को कुछ मत कहना, वैसे ही मैं जाने ही वाली थी। लेकिन मम्मी के चेहरे पर कोई नरमी दिखाई नहीं दे रही थी। उनके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। मम्मी बोली कि नहीं शालू, इन बच्चियों को समझना चाहिए कि इनकी नादानियाँ क्या जाहिर करती हैं कि उनकी परवरिश पूनम ने की है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उनकी हर गलती बचपन से माफ़ करती आई हूँ, मगर अब बहुत हो गया। मम्मी के शब्दों में किसी किस्म की कोई ढील नहीं थी। शालू जो कि मम्मी की दोस्त थी, वो भी ठंडी सांस भरकर वहाँ से चली गई, क्योंकि सब जानते थे कि जब मम्मी कोई एक बात कह दे या किसी भी चीज़ के बारे में सोच लें तो कोई उन्हें वापस पीछे हटाने की हिम्मत नहीं रखता। उसके बाद रात को जो कुछ हुआ वो सब हम सब बहनों को दहला देने के लिए काफ़ी था। मम्मी ने जालिम की तरह दीदी को रात में बाहर निकाला और फिर डांट लगाकर वापस दोबारा उसी कमरे में बंद कर दिया। उस वक्त दीदी की उम्र 21 साल की थी और मम्मी का ऐसा जालिम व्यवहार हमने पहली बार देखा था और उनका ये व्यवहार हम सबको रोने पर मजबूर कर गया। रात को दीदी को कमरे में बंद करने के बाद हम सबको छत पर भेज दिया गया कि कोई भी लड़की नीचे नहीं आएगी। अगर किसी ने अपनी बहन को देखने या बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी यही होगा। हम सब बहनें पूरी रात जागते रहे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। मम्मी ने हमें हर काम सिखाया था, लेकिन पहले कभी गलती करते तो समझाकर छोड़ देती थी, लेकिन कमरे में पूरी रात के लिए बंद करना बहुत खतरनाक था। हम 5 बहनें थीं और मैं सबसे छोटी थी। 2 बहनें जुड़वा थीं और मेरी उम्र अभी 12 साल थी। रात को रोते रोते पता नहीं हमारी आँख कब लग गई। मैं जब सुबह उठी तो बाकी सारी बहनें अभी सो रही थी। मैं जानती थी कि अगर मम्मी ने हमें इतनी देर तक सोते हुए देख लिया तो फिर डांट पड़ेगी, इसीलिए सबको जल्दी से उठाया और कहा कि मम्मी आ रही हैं, जिस पर सब बहनों ने फुर्ती दिखाते हुए अपने अपने काम करना शुरू कर दिया। कोई सफाई करने लगी तो कोई नाश्ता बनाने लगी और कोई बर्तन धोने में लग गई। क्योंकि मैं सबसे छोटी थी इसीलिए मेरे जिम्मे कोई काम नहीं था। मैं सिर्फ छोटे मोटे कामकाज कर दिया करती थी, या कोई चीज़ किसी को चाहिए होती तो वो उठाकर उसे दे दिया करती थी। सुबह के 10 बजे मम्मी अपने कमरे से बाहर निकली और उस कमरे में चली गई जहाँ पर दीदी को बंद किया गया था। कुछ देर बाद दीदी कमरे में से लंगड़ाकर चलती हुई बाहर निकली और उनके पीछे मम्मी भी बाहर आ गई। उनके हाथों में 500 के बहुत सारे नोट थे। दीदी के कमरे से बाहर निकलते ही मम्मी ने उस कमरे को बंद करके ताला लगा दिया और दीदी को एक गोली निकालकर पानी के साथ दी, जिसे मम्मी के इशारे से उन्होंने खा ली। मम्मी ने सभी बहनों से कहा कि कोई भी शोर न करे, तुम्हारी बहन सोने जा रही है। साथ में वो दीदी को सहारा देकर अपने कमरे में ले गईं, जहाँ पर वो दीदी के सोते ही बाहर आईं और हम सब के काम गौर से देखने लगी। हम सब लोग अभी तक परेशान थे। कोई नहीं जानता था कि मम्मी ने ऐसा क्यों किया है। चलो, कमरे में बंद करने वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकली वो बुरी तरह से लंगड़ा रही थी। क्या वहाँ पर कोई था जिसने दीदी को पीटा या कोई और मैं समझ नहीं पा रही थी। दोपहर को 1 घंटे हम सब बहनों को सोना होता था, लेकिन उस दिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं चाहकर भी सो नहीं पाई। मेरे सामने दीदी का बार बार बेबस और मुरझाया हुआ चेहरा सामने आ जाता था और मैं परेशानी से करवटें बदलने लगती। अगर दीदी की गलती थी तो मम्मी ने उन्हें इतने प्यार से अपने कमरे में क्यों सुलाया?
अब एक नया सवाल मेरे दिमाग में सांप बनकर फन फैलाए बैठा था, जिसका जवाब मैं कहीं से भी पा नहीं सकती थी। मेरे पापा सारा दिन बाहर बैठे जुए की बाजी पर बाजी लगाते और मम्मी कुड़ कुड़ कर अपना खून जलाती। उन्होंने पापा को 1000 दफ़ा मना किया था, ये बेटियों वाला घर है, इसके बाहर ऐसी हरकतें मत किया करो। मगर पापा कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। बस सारा दिन जुए में गुजारते और रात में पूरी रात नशा करते। उनकी हालत इस कदर ख़राब हो जाती कि मम्मी उन्हें पकड़कर घर में लाती, लेकिन वो उन्हें गालियाँ बकते हुए बाहर निकल जाते। मम्मी फिर से हिम्मत करके उन्हें अंदर बुलाती तो वो मम्मी को पीटते और मार मार कर अधमरा करने के बाद वहीं दहलीज पर बेहोशी की हालत में गिर जाते। इस सब तमाशे से पहले मम्मी हम सब बहनों को कमरे में भेज देती और बाहर से ताला लगा देती हैं, क्योंकि शायद वो हमें पापा के इस व्यवहार से बचाना चाहती थीं। अक्सर पापा शराब के नशे में इतना मदहोश होते कि मम्मी को बेचने की बातें करते, जो हम कमरे में होकर भी सुनते थे। लेकिन मम्मी सख्त औरत थी, कभी पापा के एक शब्द से नहीं घबराई। उनकी मर्दानगी का ऐसा मुकाबला करती कि पापा दंग रह जाते और पूछते कि पूनम, तू औरत है या मर्द? इतनी ताकत तो मुझ में भी नहीं है। लेकिन मम्मी कभी भी इस बात पर न शर्माई और ना ही लजाई, बल्कि उल्टा गुस्से से कहती, देख हर्ष, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जो मैं तुझ जैसे नशेड़ी के हाथ पर रखूं। मैंने जैसे तैसे करके ये घर बनाया और मैं तुझे इस घर में रख रही हूँ। तो मेरा एहसान मान, यही बहुत है। अगर तूने कोई तोड़ फोड़ की तो तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। हमारा घर कोई कोठी नहीं था, बस इसमें मार्बल का काम हुआ था और एक अच्छा सा ड्राइंग रूम था। मम्मी के लिए यही कोठी से कम नहीं था, यही कोठी के बराबर था। मम्मी की ऐसी बातें सुनकर पापा फिर बीन बजाने लगते। कहते कि देख पूनम, थोड़े से तो पैसे दे दे मुझे। तू चाहती है कि तेरा पति जुआ खेलने बैठे तो एक पैसा भी उसकी जेब से न निकले। लेकिन मम्मी की ना कभी हाँ में नहीं बदली थी। फिर रात के नशे में जब पापा मम्मी को कट लगाते, अलमारी में पड़े सारे पैसे पापा को दे देती थी। लेकिन अगले दिन मम्मी के पास फिर ढेरों पैसे होते थे। हम सब बहनें हैरान तो होती कि पापा भी नहीं कमाते और मम्मी भी कोई काम नहीं करती, लेकिन फिर इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं? मगर ये बात मम्मी से पूछने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। हम सब मम्मी से बहुत ज़्यादा डरते थे और ये खौफ दुगना हो जाता जब पापा हमारे सामने आ जाते। एक तो वो हर वक्त नशे में रहते और दूसरा मम्मी भी बहुत ज़्यादा बुरा मानती थी कि तुम्हारे पापा के सामने तुम में से कोई भी नहीं आए। तुम अपने पापा के सामने कम से कम आने की कोशिश करो और जब वो नशे में हो तो बिल्कुल ही दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओ। हम सबको मम्मी की बात हर हाल में माननी होती। मम्मी हम सबको छत पर सुलाकर जिस कमरे में दीदी को बंद किया था उस कमरे में ताला लगा देती और खुद बाहर बैठी रहती। हम सब बहनों ने 1-2 बार दीदी से पूछने की कोशिश की थी कि तुम्हारी टांग को क्या हुआ था, तुम क्यों लंगड़ा रही थी, जिस पर वो चुप करके सर झुका गई और कुछ नहीं बोली। दीदी की खामोशी पर सारी बहनों ने उनसे पूछना ही बंद कर दिया। लेकिन मेरे अंदर बहुत सी बातें चल रही थी। मैंने तकरीबन दीदी से 3 दिन सर खपाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई और मुझे कुछ भी नहीं बताया। आखिर एक दिन जब मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा तंग किया तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और फिर चिल्लाकर बोली, तुम अभी छोटी हो, अच्छे से काम किया करो, किसी काम में कोई गलती मत करना, वरना मेरी जैसी सज़ा तुम्हें भी मिलेगी। और अब भगवान की कसम है तुम्हें, मुझसे मत पूछना कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैं अपना सवाल भूल गई और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई दीदी से और गुस्से में ही कमरे से बाहर आ गई। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके साथ रोना भी आ रहा था। बार बार दिल में यही बात आती कि क्या था, बस मैंने तो यही पूछा था कि तुम लंगड़ाकर क्यों चल रही थी, ऐसी क्या सज़ा दी मम्मी ने। मगर दीदी ने कितनी ज़ोर से थप्पड़ मारा। अब कभी मैं उनसे बात नहीं करूँगी। इसी तरह रोते रोते मैं सो गई। मुझे लगा था कि मेरे बात ना करने से मेरी बहन को फ़र्क पड़ेगा, मगर उसे तो किसी चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता था सिवाय मम्मी के। मम्मी के एक इशारे पर वो खड़ी हो जाती, मम्मी के एक इशारे पर वो बैठ जाती। अब मम्मी रोज़ ही उसके कामों में कमियां निकालती। अगर कहीं मिट्टी का एक ज़र्रा भी दिखाई पड़ जाता तो मम्मी दीदी को उस कमरे में भेज देती और अगले दिन बेचारी लंगड़ाते हुए चलकर बाहर निकलती। मुझे ये देखकर दीदी के लिए तरस भी आता था
और मम्मी के लिए नफरत बढ़ जाती थी। अगर सजा ही देनी थी तो फिर सुबह को आराम की गोली क्यों खिलाती थी बेचारी दीदी को। मेरा गुस्सा भी 6-7 दिन में खत्म हो चुका था, क्योंकि मुझसे बहन की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। एक दिन जब मेरी दूसरी बहन तनु से सब्जी जल गई तो मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हुई और रात के समय मेरी उस बहन को भी उस कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। खुद हम सब बहनों को छत पर भेजकर खुद बाहर कुर्सी रखकर बैठ गईं। हम सब बहनों को अब आदत हो चुकी थी तो हम सब बहनें सो गईं, मगर रात को सूसू करने के लिए जब मेरी आंख खुली तो खुशी दीदी घुटनों में सर दिए बैठी थी। मुझे लगा शायद उनकी टांग में दर्द हो रहा है, तभी वो ऐसे बैठी हैं। जल्दी से दीदी के पास गई और उनका सर उठाया तो वो बेआवाज बहुत बुरे तरीके से रो रही थी। मैं घबरा गई कि हे भगवान, ज्यादा दर्द न हो रहा हो। वैसे भी पापा नशा करके पड़े हुए होंगे तो दीदी को डॉक्टर के पास कौन लेकर जाएगा। दीदी, क्या हुआ है? दर्द हो रहा है? मैं मम्मी को बुलाऊं? दीदी ने मेरी पहली बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मैंने मम्मी को बुलाने की बात की तो वो चौंक गईं और जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। कहने लगी, नहीं रिया, मम्मी को नहीं बुलाना और मेरे दर्द नहीं हो रहा, मैं किसी और वजह से रो रही हूँ। ये बात सुनकर मेरा शक फिर से अंगड़ाई लेकर जाग चुका था। और कौन सी बात है दीदी, मुझे भी बताओ। मैं धीरे से दीदी के और करीब आ गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज दीदी मुझे सब कुछ बता देंगी। तभी मैं इतने जोश में आ गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीदी ने फिर एक बार मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो मुझसे सिर्फ इतना बोली, रिया, तुम कोई भी गलती कभी मत करना, इतना अच्छा काम करना कि तुम्हें मम्मी कभी भी कोई भी सजा न दे सके। मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। फिर पूछा, दीदी तुम क्यों रो रही हो? मैं उनकी बात पर बहुत ज्यादा हैरान थी। तभी दीदी के दिल से मचलता हुआ सवाल जबान पर ले आई, कुछ नहीं, बस मुझे तनु की फिक्र है, जिसे मम्मी ने कमरे में बंद कर दिया है। मैं इसीलिए रो रही हूँ। बेचारी कैसे रहेगी वहाँ? मुझे दीदी की बात से बस थोड़ी सी सहमति थी। दुख तो होना चाहिए, लेकिन तुम भी तो देखो, तनु दीदी ने सब्जी कितनी बुरी तरीके से जलाई और नतीजे में हमने आज रात का खाना भी नहीं खाया। मुझे सब्जी जलने का बहुत बुरे तरीके से दुख था। आज मेरा मनपसंद खाना बन रहा था, जिसकी वजह से मम्मी ने उसको कमरे में बंद कर दिया था। मुझे मेरे दुख में तनु दीदी की सजा भी सही लग रही थी। मेरी बात पर दीदी की रोती हुई आंखें एकदम से छोटी हुई और फिर अगले ही पल उन्होंने मेरी कमर पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। कितनी खुदगर्ज हो तुम रिया, उधर तुम्हारी बहन को सजा मिल रही है और तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल जलाने पर तुली हुई हो। भगवान से दुआ करो कभी तुम पर ये वक्त न आए जब तुम्हें पता चलेगा कि असली गम क्या होता है। मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। मैं अपनी दीदी को घूरती हुई वापस अपनी जगह पर आकर लेट गई। मैं ये कहती हुई लेट गई कि करवा ले मुझसे अब अपने छोटे मोटे काम, आई बड़ी कहीं से। मेरी यही परेशानी थी, मैं बहुत ज्यादा जज्बाती थी। अगले दिन जब मम्मी ने तनु दीदी को भी कमरे से बाहर निकाला तो उन्हें एक गोली देकर अपने कमरे में सुला दिया और हम सब बहनों को मना कर दिया कि शोर बिल्कुल भी मत करना। अगर किसी ने शोर किया तो अच्छा नहीं होगा। मम्मी के शब्द हमें हमेशा ही डरा देते थे। तो मैं भी दुबक कर एक कोने में बैठ गई। मैंने सोच लिया था शाम को तनु दीदी से पूछूंगी। वो थोड़ी ना दीदी की तरह हैं जो कुछ बताए ही ना। मुझे यकीन है आज सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत, शाम को जब दीदी सोकर बाहर निकली, चुपचाप घर के काम में बिजी हो गई। मैं जो कामों से दूर भागती थी, जल्दी से अपनी बहन का हाथ बटाने लगी और बातों ही बातों में पूछा, तनु दीदी क्या हो रहा है? आपकी टांग को ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं दबा दूं? लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। मैंने 3-4 बार यही बात पूछी, लेकिन जब वहां से कोई जवाब नहीं आया तो मैं चेत गई और गुस्से से बोली कि पता नहीं भगवान बड़ी बहनें बनाता ही क्यों है, जिससे कुछ भी पूछो बस चुप्पी ओढ़ खड़ा ही है। खुशी दीदी से पूछा तो वो कुछ नहीं बताती, तुमसे पूछूं तो तुम भी चुप हो। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत दुख से कहा, रिया अगर हम इसी एक ही बात का जवाब नहीं दे रहे तो क्या ये अच्छी बात नहीं? तुम ये सवाल बार बार न करो। इन सब बातों का जवाब ना देने की भी एक वजह है और तुम अभी बहुत छोटी हो। फालतू सवाल जवाब करने से अच्छा है तुम अच्छे से काम किया करो।
प्रार्थना करो कि कभी तुमसे कोई गलती न हो। इतना कहकर तनु दीदी की आंखों में आंसू आ गए और मैं भी डरकर वहां से चली आई। ये क्या, हर कोई प्रार्थना ही करवा रहा था कि मुझसे कोई गलती न हो। क्या पता मम्मी कैसी भयानक सजा देती हों। इसीलिए बेहतर है मुझे सच में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। मैं रात को लेटे हुए ये सब सोच रही थी जब इन बातों ने मुझे डराकर रख दिया। अगली सुबह उठी तो हमारे घर में मजदूर काम कर रहे थे। हम सब बहनें बहुत हैरान हुई। अभी 3 महीने पहले ही तो मम्मी ने ये घर गिराकर दोबारा बनवाया था, फिर अब क्यों मजदूर बुलवाए गए हैं। मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने मुझे गुस्से वाली निगाहों से घूरा और सख्त लहजे में बोली, अंदर जाओ। मैं मम्मी से सहम कर कमरे में चली गई। हमारे घर में अगर कोई अनजान मर्द आता तो हमारी मम्मी ने सख्ती से मना कर रखा था, उसके सामने किसी को भी नहीं आना है, सब लड़कियां अंदर रहेंगी। लेकिन मैं खुद को सबसे छोटी समझती थी, इस बात का फायदा भी उठा लेती थी बाकियों के मुकाबले। मम्मी मुझसे जरा नरमी से बात करती थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं सर पर ही चढ़ जाऊं। हम पूरा दिन कमरे में रहते और खाना भी कमरे में ही खाया करते। मम्मी ने खाना होटल से मंगवाया और हमें कमरे में ही दे दिया। मैं अंदर एक ही कमरे में बैठ कर थक चुकी थी, लेकिन हम सब इस बात से अनजान थे कि वो आखिर क्या बनवा रही हैं, ऐसा क्या खास है। लेकिन ये राज भी रात को खुला, वो भी पूरा नहीं, बस आधा अधूरा। रात को मजदूरों के जाने के बाद जब हम बाहर आए तो एक कमरे में सरिये बंधे हुए थे। जिस कमरे में मम्मी बहनों को बंद करती थी वो अजीब सा हुआ पड़ा था और उसे काफी बड़ा भी कर दिया गया था, क्योंकि उसे पिछली गली तक लंबा किया गया था। मैंने एक दफा फिर हिम्मत की, क्योंकि मुझे ये बात पच नहीं रही थी। जब तक मैं जान नहीं लेती मुझे सुकून नहीं मिलना था। मम्मी, अब तो बता दो क्या बनवा रही हो। जिस पर वो बोली, तुझे मैंने मना किया था ना, तो क्यों आई है मजदूरों के सामने। आज के बाद कोई गलती की ना तो टांगे तोड़ दूंगी। तभी एकदम से खुशी दीदी और तनु दीदी का लंगड़ा के चलना याद आया और मैं डर की वजह से चुप हो गई। अच्छा माफ कर दो मम्मी, लेकिन बता तो दो, मैं बेटी नहीं हूँ तुम्हारी अच्छी वाली। जहाँ पर कुछ और काम नहीं आए वहाँ पर मक्खन लगाना बहुत अच्छा है। मैंने भी यही तरकीब लगाई और मासूम बनकर पूछा तो मम्मी कहने लगी, जेल बनवा रही हूँ तुम सबके लिए। अब से जो कोई गलती करेगी वो यहीं बंद होगी। मुझे लगा मम्मी मजाक कर रही हैं और इस बात पर मैं हंसने लगी, लेकिन वो मजाक नहीं कर रही थी, वो सच कह रही थी। तभी मेरे हंसने पर नाराज होकर बोली, रिया ये बदतमीजी है। अगर मम्मी कोई बात कहे तो दांत नहीं निकालते, बल्कि उसे गौर से सुनते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। अगर आज के बाद तुमने कभी ऐसा व्यवहार अपनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और सबसे पहले मैं तुम्हें ही इस जेल के अंदर बंद करूंगी। मम्मी की इस बात ने एकदम से मेरी हंसी को ब्रेक लगवा दिए और मैं डरी हुई नजरों से उन्हें देखते हुए बोली, मम्मी क्या तुम सच कह रही हो। लेकिन इस बार वो नहीं बोली और मुझ पर एक गुस्से की निगाह डालते हुए अपने कमरे में चली गईं। पीछे से दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गईं। रिया पागल क्यों बनी बैठी हो, कितनी बार तुम्हें मना किया है कि फिजूल सवाल मत किया करो। अगर मम्मी को गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम इन सवालों का पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो। 1000 बार मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी बात पर अड़ी हुई हो। रुक जाओ, मत करो पीछा इन बातों का, एक दिन खुद पता चल जाएगा, फिर तुम रोती फिरोगी। दीदी बहुत ज्यादा रो रही थी और मुझे खुद पर गुस्सा आया। मैं क्यों इन बातों के पीछे भाग रही हूँ, जबकि ये बातें अच्छी भी नहीं हैं, ये जानते हुए भी कि दोनों बहनों के क्या हाल हुए। मैं बस अपने शक के पीछे बार बार तनु दीदी और खुशी दीदी से पूछकर उन्हें तकलीफ दे रही हूँ। उस रात मैंने दीदी से वादा किया कि आज के बाद मैं इस बारे में किसी से नहीं पूछूंगी और हर काम बहुत अच्छा करूंगी। मम्मी को कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बस इस बार मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों का दिल दुखाया है। दीदी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हुई, अपने बेड के नीचे से 500 रुपए निकाल कर मुझे दिए। मैं हैरान रह गई, उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। मम्मी तो हम में से किसी को भी खर्चा नहीं देती थी। मैंने दीदी से पूछा तो वो मुस्कुरा दी और बोली, तुमने देखा है ना कि जब मैं कमरे से बाहर आती हूँ तो मम्मी 500 के कितने नोट उठाती हैं। मैंने इस बात पर जल्दी से सर हाँ में हिला दिया। दीदी कहने लगी,
मैंने भी उन्हीं पैसों में से कुछ उठा लिए थे। अब ये तुम्हारे हुए क्योंकि तुम मेरी बात मान रही हो, और अगर तुमने मुझसे किया वादा तोड़ा तो मैं उसी दिन तुमसे हमेशा हमेशा के लिए खफा हो जाऊंगी और कभी बात नहीं करूंगी। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा तोड़ूं। मैंने उस रात सबको ये यकीन दिला दिया कि इस बारे में आज के बाद कोई बात नहीं करनी। अगर मैं ऐसे ही पूछती रही तो मम्मी मुझे ही जेल में न डाल दें। अगले दिन फिर मम्मी ने हम सबको कमरे में बंद कर दिया क्योंकि पापा अपने किसी दोस्त के पास गए थे और सुबह के वक्त वापस आए थे। उस दिन भी पापा ने मम्मी से पैसे मांगे और मम्मी ने देने से मना कर दिया, जिस पर दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। यहाँ तक कि पापा मम्मी को मारने पीटने लगे और मम्मी पापा से अपना बचाव करने की कोशिश करने लगी। लेकिन पापा ने स्टील का फूलदान उठाया। जैसे ही वो फूलदान मम्मी के सर पर मारने के लिए लपके, वैसे ही उनका पैर बुरी तरह से फिसल गया। पैर फिसलते ही पापा का खुद का सर जमीन पर लगने से फट गया। मम्मी जल्दी से गली में ही मौजूद डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि पापा का देहांत हो चुका है। ये सुनकर मम्मी बहुत ज्यादा रोई और हम सब बहनों को भी कमरे से निकाल दिया कि जिस आदमी से मैंने तुम्हें छुपाने की कोशिश की, आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब कोई ज़रूरत नहीं तुम लोगों को छुपाने की। बाहर आओ, आकर देखो अपने पापा को। मैंने उस दिन मम्मी को पहली बार रोते हुए देखा था, वरना वो तो परेशानी में भी अपने माथे पर एक शिकंज पड़ने नहीं देती थी। हम सब बहनें हमेशा पापा से दूर रहे, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। आखिर जो भी थे, जैसे भी थे, हमारे पापा थे। पापा के देहांत के चौथे दिन ही मम्मी की हालत ठीक हो गई और घर में जो जेल बनने का काम अधूरा रह गया था, मजदूर उस काम को पूरा करने के लिए वापस आ गए। देखते ही देखते 5 दिनों के अंदर जेल तैयार हो चुकी थी। मम्मी अब बहुत खुश रहा करती थी। रोज ही सब बहनों का करा हुआ काम देखती और जरा सा भी खराब होता तो उसे जेल में डाल दिया करती थी और फिर अगले दिन जेल से निकालती तो बहन को गोली खिलाकर सुला देती और खुद 500 के नोट उठा लिया करती। इसी तरह 4 साल हो गए और अब सब बहनें मम्मी की ये सज़ा पा चुकी थी, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं कभी कोई काम नहीं करती थी और ना ही मेरी बहनें मुझे करने देती थी। अगर मैं किसी काम को हाथ लगाती तो वो रोक देती या वो काम छीन कर खुद करने लगती। मुझे बहुत अजीब लगता, क्या हमेशा ही ये सब मुझे एक छोटी बच्ची समझती रहेंगी। मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, कम से कम अब तो कोई काम करने दे। लेकिन उन सब का यही जवाब होता, अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो मम्मी तुम्हें भी वो सज़ा देंगी। मेरा दिल बहुत मचलता था कि उनसे पूछूं कि आखिर ऐसी कौन सी सज़ा है जिससे तुम सब इस कदर डरती हो। मगर दीदी से किया हुआ वादा भी बहुत अच्छी तरह याद था मुझे, मैं उसे भी तो तोड़ नहीं सकती थी। अब सिर्फ एक ही हल था, मैं काम करूं और मम्मी मुझे सज़ा के तौर पर जेल में बंद कर सके। बहनों का व्यवहार अजीब ही था, कोई भी मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देती थी। मेरा शक भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक दिन मैंने खाना खाया, जल्दी से शीशे के गिलास में पानी पीकर गिलास को हाथ मारा, जिसके नतीजे में अगले ही पल गिलास टूट गया। मम्मी गुस्से से मेरी तरफ आईं, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे जेल में बंद करने को कहा और कहा, अच्छी तरह खा पी लो, बाद में पूरी रात कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने किचन में जाकर अच्छी तरह खाना खाया तो मेरे पीछे मेरी एक बहन चली आई और मेरा दुपट्टा ओढ़कर खुद उन्होंने घूंघट निकाल लिया। मैं चीख पड़ी कि नहीं, मुझे खुद जाना है, जिस पर वो बोली, अच्छा मुझे जाने दो, तुम ऐसा करो, उधर पर्दे के पीछे छुप जाना तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। मम्मी ने जैसे ही बहन को जेल में डाला, चालाकी से मैं भी अंदर घुस गई और पर्दे के पीछे छुप गई। जेल बंद होने के बाद मेरी तो जान निकल गई। वहाँ की दीवार एक तरफ को खुलने लगी। सामने ही एक खूबसूरत कमरा था जिस पर जमीन पर कालीन बिछा था और इधर उधर तकियों के साथ अलग अलग मर्द बैठे थे। थोड़ी देर बाद ही एक लड़की मेरी बहन को दूसरे पर्दे के पीछे लेकर गई। जब बहन वापस आई तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, किसी दुल्हन की तरह। फिर गाना बजने लगा और मेरी बहन उस गाने पर नाचने लगी। वो पूरी रात नाचती रही
और मैं रोते हुए अपनी बहन को अपने हिस्से की सजा सहते हुए देखती रही। फिर आखिर जब सुबह हुई तो आदमी एक एक करके वहां से जाने लगे, लेकिन जाने से पहले सब अपने हिसाब के मुताबिक हजारों के नोट रखकर जा रहे थे। मेरी बहन नाच नाच कर इस कदर थक गई। जब मम्मी ने जेल का दरवाजा खोला तो उससे चला ही नहीं जा रहा था। वो लंगड़ाती हुई बाहर निकली। मैं भी चुपके से उनके पीछे बाहर निकली। मैं बहुत जुनूनी लड़की थी। मेरी सब बहनों ने ये जुल्म तो बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन मेरे लिए आंखों देखा निगलना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। मैंने सोच लिया था कि आज रात को मम्मी के किए की सज़ा उनको ज़रूर दूंगी। आज फिर मैंने गलती की। मम्मी ने मुझे भेजना चाहा तो बाकी बहनों ने मना कर दिया कि हम चले जाते हैं, लेकिन मैंने जिद करी और खुद जेल के अंदर गई। रात को वहां जाने से पहले मैंने एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया था, और वो भी ये कि हमारे मोहल्ले में ही एक सास ने अपनी बहू को मारा था, तो मीडिया वाले आए थे। जाते वक्त मैंने उनका कार्ड गली में से गिरा पड़ा हुआ उठा लिया था, और ना जाने कैसे बचपन से वो कार्ड मेरे पास रखा हुआ रह गया था। पापा क्योंकि मर गए थे तो मैंने उनका मोबाइल उठाकर मीडिया वालों का नंबर मिलाया और उन्हें सब कुछ बता दिया। ये भी बताया कि आज रात आपको अपनी आंखों से सच का पता चल जाएगा। वो लोग मेरी बात पर यकीन करके आ गए, और जैसे ही मम्मी मुझे जेल में लेकर गईं, वो भी पीछे कैमरा लिए चले आए और मम्मी की करतूतों को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। मम्मी बहुत घबरा गईं, बार बार मुझे गुस्से से देखते हुए अपने सीने से लगाने लगीं कि मेरी बेटी तो पागल है वगैरह वगैरह। मीडिया वालों ने पुलिस को भी बता दिया, और अगले 4 घंटों में मम्मी जेल के अंदर बैठी थी। मेरी सब बहनें मुझसे बुरी तरह नाराज थीं कि मम्मी के साथ ऐसा क्यों किया, मगर मैं चुप थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस अपनी बहनों को बचाना चाहती थी। अगले दिन एक लड़की कांस्टेबल ने हमें बताया, उस औरत ने जुर्म किया है। तुम लोग उसकी बेटियां नहीं हो, बल्कि उसने अलग अलग जगह से तुम्हें उठाया है, सिर्फ ये कारोबार करने के लिए। इसका पति भी खुद की मौत नहीं मरा, बल्कि इस औरत ने खुद उसे मारा है, क्योंकि वो तुम सबको बेचना चाहता था, जबकि ये औरत उम्र भर की कमाई खाना चाहती थी। ये बात सुनकर हम सब बहनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने कहा कि वो हमें हमारे असली माता पिता के पास तक पहुंचा देगी, लेकिन हम सब ने मना कर दिया, और हम सब ने एक साथ रहने का सोचा कि हम बहनें कभी अलग नहीं होंगे, हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।